नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को किया रवाना। उन्होंने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का भी उद्घाटन किया और कहा, ये परियोजनाएं देश के तेजी से विकास को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री आज अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण करेंगे। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए रेपो दर में 0.5% की वृद्धि की और इसके साथ ही ये दर बढ़कर हो गई है 5.9%। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में स्वच्छतम राज्यों और शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगी। हाई स्पीड 5G सेवाओं का भी शुभारंभ होगा कल। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने आज प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। रूस आज औपचारिक रूप से यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेगा और अफगानिस्तान के शैक्षणिक संस्थान में एक आत्मघाती बम हमले में 19 लोगों की मौत और कई घायल। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं मुनीश शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन से नई और आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत से देश के शहरों को एक नई गति मिलेगी। 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है। हमें बदलते हुए समय और बदलती हुई जरूरतों के साथ अपने शहरों को भी निरंतर आधुनिक बनाना जरूरी है। शहर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आधुनिक हो, सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यातायात का एक साधन दूसरे को सपोर्ट करे, ये किया जाना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने शहरों में सुधार और विस्तार पर ध्यान दिए जाने के साथ साथ वैश्विक व्यापार की मांग के अनुरूप नए शहरों का निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार एक साथ बसे 2 शहरों के नेटवर्क के निर्माण पर भी ध्यान दे रही है। देश के शहरों के विकास पर इतना बड़ा निवेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये शहर आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण को सुनिश्चित करने वाले हैं। यही अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, भोपाल, इंदौर, जयपुर हिंदुस्तान के 25 साल के भाग्य को गढ़ने वाले। ये निवेश सिर्फ कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है, बल्कि दर्जनों शहरों में स्मार्ट सुविधाएं बन रही हैं, मूल सुविधाओं को सुधारा जा रहा है। ट्विन सिटी का विकास कैसे होता है, गांधीनगर, अहमदाबाद इसका उत्तम उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत के शहरी विकास के लिए आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। आज 21वीं सदी के भारत के लिए, अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर होते भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। थोड़ी देर पहले मैंने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के तेज रफ्तार सफर का अनुभव किया। ये सफर था तो कुछ मिनटों का ही, लेकिन ये मेरे लिए बहुत गौरव से भरे क्षण थे। ये देश की पहली वंदे भारत ट्रेन है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के प्रति अपनी सरकार के संकल्प को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण और संचालन के लिए फेम योजना की शुरुआत की है। हमारे गरीब, हमारे मध्यम वर्गीय परिवार, मिडिल क्लास के साथियों को धुएं वाली बसों से मुक्ति मिले, इसके लिए
इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण और संचालन के लिए भारत सरकार ने फेम योजना शुरू की है ताकि पर्यावरण की भी रक्षा हो, लोगों को आवाज से भी मुक्ति मिले, धुएं से भी मुक्ति मिले और गति तेज मिले। इस योजना के तहत अभी तक देश में 7,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को स्वीकृति दी जा चुकी है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में 810 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क का काम पूरा हो चुका है और 982 किलोमीटर मेट्रो मार्ग के निर्माण का कार्य चल रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय रेल के इतिहास में स्वर्णाक्षर में अंकित होगी। भारतीय रेलवे के 170 वर्षों के इतिहास में इस उपलब्धि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। एक मानसिकता थी कि अच्छी ट्रेन तो विदेशों से ही लानी पड़ेगी। मोदी जी ने इस मानसिकता को बदला, अपने इंजीनियर्स की ताकत पर भरोसा करना सिखाया, अपने टेक्नीशियंस, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियंस की क्षमता पर विश्वास किया। प्रधानमंत्री जी की इसी प्रेरणा का परिणाम है कि हिंदुस्तान में डिजाइन की हुई अपने इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, वेल्डर्स की बनाई हुई वर्ल्ड क्लास ट्रेन आज हमारे सामने है। रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश भी इस अवसर पर मौजूद थे। स्वदेश में निर्मित सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस रेलगाड़ी गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक रेल की सवारी की। इसके बाद उन्होंने कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो रेल में सफर किया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पूर्व पश्चिम मेट्रो 2 दिन बाद जनता के लिए उपलब्ध होगी और उत्तर दक्षिणी मार्ग पर 6 अक्टूबर से लोग मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। प्रधानमंत्री शाम को अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वे अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे और गब्बर तीर्थ में महाआरती में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री अंबाजी से मुख्यमंत्री गौवंश पोषण योजना का भी शुभारंभ करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत ब्याज दर रेपो दर में 50 आधार अंक की वृद्धि करने का फैसला किया है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.9% हो गई है, जो 3 साल में सबसे उच्चतम स्तर पर है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। श्री शक्तिकांत दास ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस कथन का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने सदैव जागरूक, सतर्क और प्रयासरत रहने की बात कही थी। श्री दास ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने और देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाए रखने के उपायों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति की दर 7% के आसपास बनी हुई है और दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति की दर करीब 6% रहने का अनुमान है। Today, inflation is hovering around 7% and we expect it to remain elevated at around 6% in the second half of this year. Liquidity remains surplus with average daily net absorption of rupees 1.1 lakh crore under the LAF in September 2022 and this is up to 28th September. As government expenditure picks up on the back of high GST and direct tax collections, the system liquidity will go up further. आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक आलोक कुमार चौधरी ने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सही कदम उठाया है। पॉलिसी यही है वो संतुलित है और जैसा कि सोचा जा रहा था, जो विभिन्न अर्थशास्त्री या जो भी मार्केट के लोग हैं जैसा सोच रहे थे वैसा ही आया है। 4 बिप्स का रिपो रेट का बढ़ना ये करीब तय माना जा रहा था। जीडीपी का 7% का एक्सपेक्टेशन होना या इन्फ्लेशन जो दर है उसका करीब नहीं, उसमें विचलन होना, ये सारी चीजें मानी जा रही थी जो वर्तमान है के हिसाब से जरूरी था। क्योंकि आप देखेंगे कि जो महंगाई दर है वो एक परसिस्टेंट हिसाब है जो 4 से 6 के बीच होना चाहिए, उससे ज्यादा रह रहा है। तो ये जरूरी था कि इसमें एक रिपो रेट बढ़ाया जाए ताकि थोड़ा डिमांड में थोड़ा मॉडरेशन हो और व्यवस्था जो है उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी अच्छी रहे। तो ये जाना हुआ था और जहां तक लिक्विडिटी का सवाल है उसका भी विड्रॉल और उसको भी घटाने की बात पॉलिसी में भी है, वो स्टांस रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में आजादी एट 75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के
तहत सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण को लेकर स्वच्छ भारत शहरी अभियान की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिए जाएंगे। पुरस्कार समारोह में देश के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे और विभिन्न श्रेणियों में 160 से अधिक पुरस्कार दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सरकार द्वारा किए गए कई सकारात्मक उपायों से भारतीय उद्योग और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने आज नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के 117वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापार और उद्योग ने देश के आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री धनखड़ ने कहा कि भारत इस समय विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस दशक के अंत तक 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। ये तकनीक ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क दक्षता में वृद्धि के साथ बिना रुकावट के अत्यधिक डेटा दर और कम समय में सबसे ज्यादा विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2 वर्ष में पूरे देश में 5G सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराना है और इसके लिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों के जरिए सरकार के नीतिगत पहलों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। प्रधानमंत्री भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC के 6ठे संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट, आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। दोपहर समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने आज प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय साउथ ब्लॉक के लॉन में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री चौहान को तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने कहा कि वो तीनों सेनाओं के सहयोग से सभी चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करेंगे। मुझे बड़ा गर्व है कि आज मैं भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च पद पर कार्यभार संभालने जा रहा हूँ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की जो आशाएं और उपेक्षाएं भारत के तीनों सेनाओं को या सरकार की या हमारे देशवासियों की है, मैं उन्हें पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगा। हमारे सामने सुरक्षा संबंधी जो भी चुनौतियां हैं और मुश्किलें हैं, हम उसे मिलकर साझा रूप से दूर करने की कोशिश करेंगे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। पार्टी से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मीडिया को यह जानकारी दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वो पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन करेंगे। नागालैंड सरकार ने राज्य में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आशय के आदेश कल जारी कर दिए गए। राज्य सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया था। राज्य सरकार ने पुलिस आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेट और उपायुक्तों को आदेशों का पालन करने को कहा है। कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन इलाके के यादीपुरा गांव में आज तड़के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। दोनों ही आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद गुट से संबंधित थे। इससे पहले इस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने संयुक्त रूप से एक तलाशी अभियान चलाया। सेना के संदिग्ध स्थल पर पहुंचते ही छिपे हुए आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मारे गए। अंतिम समाचार मिलने तक अभियान जारी था। ब्यौरे की अभी प्रतीक्षा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। कहा, ये परियोजनाएं देश के तेजी से विकास को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री आज अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण करेंगे। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए रेपो दर में 0.5% की वृद्धि की। इसके साथ ही ये दर बढ़कर 5.9% हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में स्वच्छतम राज्यों और शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगी। हाई स्पीड 5G सेवाओं का कल शुभारंभ होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने आज प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। रूस आज औपचारिक रूप से यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेगा और अफगानिस्तान के शैक्षणिक संस्थान में आत्मघाती बम हमले में 19 लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार सुप्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म सुराराई पोट्टुरू को दिया जाएगा और हिंदी फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को संपूर्ण मनोरंजन के लिए श्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। एक रिपोर्ट। अजय देवगन और सूर्या को फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर और सोराराई पोट्टू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। अपर्णा बाल मुरली को सोराराई पोट्टू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। सच्चिदानंद केआर को मलयालम फिल्म एके अयप्पनम कोशियुम के लिए सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार दिया जाएगा। मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। मनोज मुंतशिर को हिंदी फिल्म साइना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार मिलेगा। राहुल देशपांडे को मराठी फिल्म मी बसंतराव के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार और नंचम्बा को मलयालम फिल्म एके अयप्पनम कोशियुम के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार दिया जाएगा। कन्नड़ फिल्म तालेदंडा को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। बंगाली फिल्म अभिजात्रिक के लिए सुप्रतिम भोल को सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महिला और बाल विकास मंत्रालय 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के समापन पर आज से 2 अक्टूबर तक नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पोषण उत्सव का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी आज शाम पोषण उत्सव का उद्घाटन करेंगी। उद्घाटन समारोह के बाद सुप्रसिद्ध गायक शान संगीतमय प्रस्तुति देंगे। उद्घाटन समारोह में दिल्ली में आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों के साथ साथ बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों को आमंत्रित किया गया है। आजादी के 75 साल के अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कमजोर महिलाओं और बच्चों के विकास में कुपोषण और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी एक बड़ी बाधा है।
उन्होंने हर गरीब व्यक्ति को पोषण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया था। पोषण केवल अभियान नहीं, देश की जिद। देश ने है ठाना शिशु, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सुपोषित है बनाना। आइए, अवसर है इस पोषण माह में मनोरंजन के संग पोषण को जानने का, समझने का और अपने बच्चों को समझाने का। यहाँ होगा गायक शान का शानदार परफॉर्मेंस भी। पोषण एक्ट्रेस दिखाएगा अलग अलग राज्यों के पोषण का हाल। बड़ी सी पोषण की सांप सीढ़ी सिखाएगी कैसे जंक फूड से आप उतरेंगे नीचे और अच्छे खाने से चढ़ेंगे सेहत की सीढ़ी। साथ ही फ्री हेल्थ चेकअप और कंसल्टेशन भी पाएं। पोषण उत्सव 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर सरकार ने लाडली बेटी योजना का लाभ पारदर्शिता के साथ अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए इस योजना का पूर्ण डिजिटीकरण कर दिया है। प्रशासन ने योजना का संचालन कर रहे अधिकारियों के लिए योजना के आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 45 दिन की समय सीमा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लाभार्थियों से नजदीकी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर जाकर निःशुल्क कोविड रोधी एहतियाती टीका लगवाने की अपील की है। कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव अभियान का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 218 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं और इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर 98.73% हो गई है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में हम आपके लिए आयुष के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। आयुष न्यू इंडिया को स्वस्थ रखने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। आयुष भारत में प्रचलित चिकित्सा प्रणालियों आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी का संक्षिप्त रूप है। ये प्रणालियां चिकित्सा दर्शन पर आधारित हैं और बीमारियों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ स्वस्थ जीवन जीने के तरीके का प्रतिनिधित्व करती हैं। स्वास्थ्य, रोग और उपचार पर इन सभी प्रणालियों का समग्र दृष्टिकोण है। ये पुरानी से पुरानी बीमारियों के केवल लक्षणों के बजाय मूल कारण को समाप्त करती है और विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए उत्कृष्ट प्रणाली है। वर्ष 1995 में इन प्रणालियों के अधिकतम और केंद्रित विकास के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 2003 में इस विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग कर दिया गया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने वर्ष 2014 में इस विभाग के स्थान पर आधिकारिक रूप से आयुष मंत्रालय का गठन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पारंपरिक चिकित्सा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत आयुष चिन्ह जारी करेगा, जो देश में बने गुणवत्तापूर्ण आयुष उत्पादों को प्रमाणित करेगा। आयुष प्रोडक्ट्स के निर्यात को प्रमोट करने के लिए भी बीते सालों में अभूतपूर्व प्रयास हुए हैं। दूसरे देशों के साथ आयुष औषधियों की परस्पर मान्यता पर बल दिया गया है। इसके लिए हमने बीते सालों में अलग अलग देशों के साथ 50 से अधिक एमओयू किए हैं। हमारे आयुष एक्सपर्ट्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ मिलकर आईएसओ स्टैंडर्ड्स विकसित कर रहे हैं। इससे आयुष के लिए 150 देशों से भी अधिक देशों में एक विशाल एक्सपोर्ट मार्केट खुलेगा। हील इन इंडिया अर्थात भारत में स्वास्थ्य लाभ लेने की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने ये भी घोषणा की थी कि उन लोगों के लिए एक विशेष वीजा श्रेणी बनाई जाएगी जो आयुष उपचारों का लाभ प्राप्त करने के लिए भारत की यात्रा करना चाहते हैं। जो विदेशी नागरिक आयुष चिकित्सा का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए सरकार एक और पहल कर रही है। शीघ्र ही भारत एक विशेष आयुष वीजा कैटेगरी शुरू करने जा रही है। इससे लोगों को आयुष चिकित्सा के लिए भारत आने जाने में सहूलियत होगी। योग अब वैश्विक स्वास्थ्य का प्रतीक बन गया है
और कई देशों ने इसे अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में शामिल करना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध और यूनानी के सिद्धांतों और चिकित्सा प्रणाली को समझने की काफी उत्सुकता है। विशेष रूप से गैर संचारी रोगों की चिकित्सा में बढ़ती चुनौतियों, जीवन शैली में परिवर्तन, दीर्घकालिक रोगों और नई बीमारियों के सामने आने के कारण दुनिया भर के लोग इन चिकित्सा प्रणालियों को अपना रहे हैं। आयुष स्वास्थ्य सेवाओं में आ रही समस्याओं को दूर करता है, दूर दराज के क्षेत्रों में कम लागत वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है और बुजुर्गों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करता है। आयुष द्वारा विशेष रूप से योग के माध्यम से तंबाकू और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। ये मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी जीवन शैली पर आधारित बीमारियों के उपचार में भी उपयोगी है। कम दुष्प्रभाव होने के कारण आबादी का बड़ा हिस्सा आयुष को पसंद करता है। आयुष दवाओं का व्यापक रूप से एक विकल्प के रूप में या दीर्घकालिक रोगों में जैव चिकित्सा के साथ सहायक उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है। इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था में इस बदलाव के कारण आयुष की प्रासंगिकता अब और अधिक हो गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयुष को प्रोत्साहित कर रही है। संक्षेप में कहें तो न्यू इंडिया को स्वस्थ बनाने में आयुष की प्रमुख भूमिका है। भारत स्वास्थ्य सेवा में वैज्ञानिक नेतृत्व तभी कर सकता है जब आधुनिक और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां अपनी अपनी शक्तियों को स्वीकार करते हुए आपसी सम्मान के साथ मिलकर काम करें। चरक के शब्दों में, जिनके पास ज्ञान, विचार, बुद्धि, ध्यान, परिश्रम और कर्म है, उनके लिए विश्व में कुछ भी असंभव नहीं है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों का औपचारिक अधिग्रहण करेगा जहां उसने जनमत संग्रह करवाया था। ये क्षेत्र हैं लुहांस्क, डोनेत्स्क, खैरसन और ज़ैपोरिज़िया। रूस का दावा है कि इन क्षेत्रों के निवासियों ने रूस के शासन में रहने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया। यूक्रेन सरकार और पश्चिमी देशों ने जनमत संग्रह को अवैध, जबरन और फर्जी बताया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज क्रेमलिन में एक समारोह में भाग लेंगे जिसमें यूक्रेन के इन 4 क्षेत्रों को औपचारिक रूप से रूस के दायरे में लाया जाएगा और इन क्षेत्रों के रूस समर्थक प्रशासक समारोह के दौरान रूस में शामिल होने की संधियों पर हस्ताक्षर करेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक शैक्षणिक संस्थान में हुए आत्मघाती बम हमले में 19 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। ये हमला राजधानी के दश्ती बारची के शिया इलाके में हुआ। अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। और अब आज का संस्कृति संदेश समर्पित है सुप्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को। आशा पारेख एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ही नहीं बल्कि सफल निर्माता, निर्देशक और कुशल शास्त्रीय नृत्यांगना भी हैं। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने करीब 85 फिल्मों में काम किया और अपने संवेदनशील अभिनय से एक अलग पहचान बनाई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण करेंगे। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए रेपो दर में 0.5% की वृद्धि की और इसके साथ ये दर बढ़कर हो गई है 5.9%। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में स्वच्छतम राज्यों और शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगी। हाई स्पीड 5G सेवाओं का शुभारंभ कल होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने आज प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी और रूस आज औपचारिक रूप से यूक्रेन के 4 इलाकों को अपने कब्जे में लेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।